गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सॉल्ट मार्च के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 11 मार्च 1930 को। ठीक है, डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च हम कुछ भी कह लें, उसके साथ स्टार्ट हुआ था 11 मार्च 1930 को, जिसमें गांधी जी ने नमक बना करके हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ले करके सिंबलाइज किया था क्या कि हम इस कानून को नहीं मानते। डिफरेंस आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। पीपल वर आस्क्ड to refuse to obey the laws made by the British government। ये मना किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कि हम उन नियमों को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये भी कहा गया पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक द लॉज मेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं उनको मानना तो है ही नहीं, साथ में वो नियम, वो कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी उनको तोड़ना भी है। जैसे कि सॉल्ट जो है, ये कानून बना था सॉल्ट लॉ कि भारत में कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, केवल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं केवल वही सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगी इंडिया में। तो इसको गांधी जी ने नमक बना करके दिखाया कि देखो हम बना रहे हैं खुद और हम इस कानून को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के साथ ही इसको पूरा नेशन वाइड सपोर्ट मिला डांडी मार्च को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसके साथ ही पूरे कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अनफोल्ड कैसे हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग जो थे क्या किया, पीपल मेड द सॉल्ट एंड, और साथ में क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे यानी हजारों लोगों ने क्या किया, पीपल मेड द सॉल्ट। कानून तो यही था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, कोई भी फैक्ट्री इंडिया में, कोई भी इंडस्ट्री नमक नहीं बनाएगी, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज़ हैं वही सॉल्ट मेकिंग का काम करेंगी। लेकिन यहाँ गांधी जी के कहने पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हुए नमक का कानून तोड़ते हुए लोगों ने क्या किया, पीपल मेड द सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज। और ब्रिटिश जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया। इसके अलावा लोगों ने क्या किया, वही पुरानी चीज़ जो हमेशा से होती आई थी, क्या, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, इसके अलावा और क्या हुआ, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, वही चीज़ें हो रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेड द सॉल्ट एंड बिकेम एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, यानी कि जो शराब की दुकानों के जो रास्ते थे उनको पिकेट कर दिया, उनको बंद कर दिया, और फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। और जो नमक बनाने का जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसको इशू बना करके मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो भी कर दिया। इसके अलावा क्या किया, मैनी people resign from their offices। पहले की ही तरह लोगों ने क्या किया, अपने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया, बहुत सारे लोगों ने। तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि यहाँ एक कॉमन चीज़ थी और वो थी क्या, सॉल्ट यानी नमक। ऐसी चीज़ जिसे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाने पर रोक लगा दी थी, कोई और बनाएगा नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी और साथ में उस पर टैक्स भी लगा दिया, उसको महंगा भी कर दिया था। तो लोग अब वही सारे काम कर भी रहे थे, लेकिन साथ में जो भी नियम बनाए गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए थे वो भी तोड़ने शुरू किए। जैसे कानून क्या था बताते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और क्या क्या हुआ, देखिए और क्या क्या किया। जैसे फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। भाई फॉरेस्ट को लेकर के कानून बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉज बनाए थे कि रिजर्व्ड होंगे फॉरेस्ट, और इसमें कोई भी जो ट्राइबल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट पीपल हैं, वो इनसे कोई भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कानून इसको तोड़ने के लिए फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज एंड entered
इनटू द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें चले गए लोग, एंड कलेक्टेड वुड एंड ग्रेज कैटल, और जो उनके पशु थे उनको भी उसमें ग्रेजिंग करानी शुरू कर दी। जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट करना, जो भी काम वो करते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जंगल से पहले लेकर के आते थे। और जब सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आई थी तो उसमें किसी के भी जंगलों में जाने पर फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्ट थे जैसे लकड़ियाँ वगैरह हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने पर, जानवरों को वहाँ पर चराने के लिए ग्रेजिंग कराने पर, इन सभी चीज़ों पर रोक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दी थी। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ तो कहा ही गया था कि आपको कानून भी तोड़ने, कोई भी ब्रिटिश जो लॉ है वो आपको नहीं मानना है। तो यहाँ जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उन्होंने वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज एंड एंटर्ड इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड वुड एंड ग्रेज कैटल, यानी लोगों ने जंगलों में गए भी, कानून को तोड़ा, लकड़ियाँ ली, वहाँ से अपना काम करना जैसे एज यूजुअल पहले की तरह शुरू कर दिया। हालांकि इस पर ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सबको अरेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके के कुछ काम थे जो लोगों ने एक के बाद एक यहाँ पर शुरू कर दिए थे। इसके अलावा और क्या क्या हुआ वो भी बताते हैं। पीजेंट्स, जो किसान थे, वह पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे द रेवेन्यू, लगान देने से किसानों ने मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके का कोई भी रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। रेवेन्यू एंड द चौकीदारी टैक्सेस, ठीक, कि हम कोई भी रेवेन्यू पे नहीं करेंगे और जो चौकीदारी टैक्सेस जो जाते थे उस समय हम वो भी नहीं देंगे और रेवेन्यू भी हम पे नहीं करेंगे। यानी सभी जगह जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो सभी वायलेट हो रहे थे, सभी कानून तोड़े जा रहे थे, लोग हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे। यानी पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर दिया, और साथ में विलेज ऑफिशियल्स resigned from their post। जो विलेज ऑफिशियल्स थे यानी गांव में जो अधिकारी जो अपॉइंट कर रखे थे, ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, इन सारी चीज़ों को देखभाल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। यानी सब तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब घिर चुकी थी, और चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, सभी जगह लोग इसी तरीके के काम कर रहे थे। सिर्फ डिनाई ही नहीं कर रहे थे काम करने के लिए, बल्कि रूल्स या जो लॉज थे उनको तोड़ भी रहे थे, उनको मानने से भी मना कर रहे थे। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। जैसे जैसे ये मूवमेंट में डेवलपमेंट हुआ, जगह जगह अलग अलग हिस्सों में ये मूवमेंट फैलना शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेंशन हो गई कि अब क्या होगा। अभी तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ टाइम पहले जैसे तैसे उसको कंट्रोल किया था, अभी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन स्टार्ट हो गया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा कि हमेशा करती है उसने फिर से वही किया, ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई, और क्या किया, सबसे पहले गिरफ्तारी शुरू की। गिरफ्तारी किसकी? हर जगह कुछ ना कुछ लीडर्स होते हैं जो प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स को लीड कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही लीडर्स को उन्होंने क्या किया, उठाना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में, यानी कि 11 मार्च 1930 को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, और एक महीने बाद ही अप्रैल 1930 में पेशावर आज भारत में नहीं है, कभी भारत में हुआ करता था। तो अप्रैल 1930 में क्या किया, पुलिस अरेस्टेड खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान ये कांग्रेस लीडर थे और गांधी जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बड़े डिवोटेड डिसाइपल थे, गांधी जी के प्रति बहुत ही समर्पित शिष्य थे, गांधी जी के बहुत ही प्रिय शिष्य में से एक थे, कहना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर थे गांधी जी के। और इनको इसीलिए पब्लिक जानती थी, किसके नाम से? इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी
इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, यानी एक तरह से दूसरे गांधी जी समझो तो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन आता है हु वॉज या हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, नाम क्या रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहीं ये अब्दुल गफ्फार खान मिल जाएगा, कहीं गफ्फार खान मिल जाएगा, कहीं पूरा नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था तो वो भी मिल सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ डिवोट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बहुत ही समर्पित एक शिष्य थे, एक स्टूडेंट की तरह हम कह सकते हैं, और उनके ही आदर्शों पर ये चलते थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी हिंदी में कहें, यानी उनके पैरेलल और फ्रंटियर गांधी हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो अप्रैल 1930 में पुलिस ने क्या किया, पेशावर में फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और मैंने कहा कि फ्रंटियर गांधी यानी एक तरीके से दूसरे गांधी थे, इसीलिए सबसे पहले इनको उठा करके जेल में बंद करना उचित समझा ब्रिटिश पुलिस ने। जब ब्रिटिश पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया तो पेशावर में जो भीड़ है वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मर्ड कार्स और लोगों पर फायरिंग कराई, जिसमें बहुत सारे लोग पेशावर में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। लेटर ऑन जब ये मूवमेंट और आगे बढ़ा, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेटर ऑन क्या किया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो शोलापुर में, महाराष्ट्र के शोलापुर में, ठीक है, महाराष्ट्र के शोलापुर में जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो सत्याग्रही थे, जो प्रोटेस्टर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर वो इतने नाराज़ हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उन्होंने किन किन चीज़ों पर, चाहे तो पुलिस स्टेशन हो, सॉरी पुलिस पोस्ट यानी जहाँ जहाँ पर भी पुलिस चौकी पुलिस स्टेशन थे वो, इसके अलावा रेलवे स्टेशन हों, ठीक है, इसके अलावा म्यूनिसिपल बिल्डिंग हो, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, इन सभी पर अटैक करना पब्लिक ने शुरू कर दिया शोलापुर में। यानी गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और उससे गुस्सा होकर के, उससे नाराज़ होकर के जो पब्लिक है वो अब अगेन वायलेंट हो गई, और क्या किया, जो पुलिस पोस्ट थी, जहाँ जहाँ ब्रिटिश पुलिस तैनात थी, अपॉइंटेड थी, उन सब पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया, उन पुलिस वालों को मारा। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन थे उन पर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स वगैरह थी। यानी ऐसा हर एक स्ट्रक्चर, ऐसी हर एक चीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड थी या ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती थी, उसको कोलैप्स या उसको डिस्ट्रॉय करने में लग गए कि ब्रिटिश साम्राज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ है हम उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये मूवमेंट अब वायलेंट हो चला था, और जब वायलेंट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो अब तक पीसफुल थे, वो वायलेंट हो गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, आपको पता ही है, ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई, और बहुत सारे लोग जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, वुमेन, चिल्ड्रन जो भी थे, उन सबको बुरी तरीके से पीटा गया, कई जगह फायरिंग भी की गई। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 1 लाख लोगों को जो है वो गिरफ्तार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम से कम 1 लाख पीपल, ठीक है, अबाउट, ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग इतने 1 लाख से कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड एट दैट टाइम। तो जब मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैला, अग्रेशन हुआ, वायलेंस हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने लोगों को यानी 1 लाख लोगों को उठा करके जेल में, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, जेलों में बंद कर दिया। जब ये सब होने लगा, बहुत सारे लोग मारे गए, तो गांधी जी ने एक बार फिर वही फैसला लिया जो नॉन कॉपरेशन के टाइम पे लिया था, क्या, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो अब ये सब वायलेंस देख करके सारे नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में पहुंच गए हैं, महिलाओं बच्चों को पीटा जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी ने अगेन फैसला लिया मूवमेंट को वापस लेने का। और वापस लेने के बाद करना क्या था वो भी देखते हैं। तो जब ये सब हो गया, देन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। उनको लगा कि गवर्नमेंट इस मूवमेंट को भी बुरी तरह कुचल देगी, क्या फ़ायदा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं, मूवमेंट अगेन वायलेंट हो गया है। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द
मूवमेंट, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा है, इस मूवमेंट को फ़िलहाल कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, और क्या किया, समझौते के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बातचीत करने के लिए तैयार थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौते के लिए तैयार हो गए। एंड एंटर्ड इनटू द पैक्ट ऑफ इरविन। उस समय वायसराय, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको पिछले लेक्चर में भी, कि इरविन के साथ एक समझौता करने को तैयार हो गए, पैक्ट करने को तैयार हो गए। इसीलिए इस बातचीत, इस समझौते को कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। किस नाम से जाना गया, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब वायलेंस बहुत बढ़ गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से ब्रूटल रिप्रेशन करने लगी, लोगों को, लाखों लोग गिरफ्तार होने लगे, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, तो गांधी जी ने मूवमेंट निश्चय किया, डिसाइड किया कि मूवमेंट को बंद कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करते हैं, समझौता करते हैं, कुछ डिमांड वो हमारी मान लेंगी। आपको याद होगा एक लेटर लिखा था, उसमें डिमांड्स थी, तो उन डिमांड्स में से देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी डिमांड मानती है, क्या करती है, और देखते हैं समझौता करते हैं क्या होता है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक पैक्ट यानी एक समझौता जो है वो किसके साथ किया, लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करने को तैयार हो गए, जिसको कहा गया गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहा गया, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको। इरविन पैक्ट कब फैसला लिया, 5 मार्च 1931, यानी मूवमेंट चलते चलते 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए मैंने पहले ही बताया था, मूवमेंट दांडी मार्च के साथ 11 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और अब आ गया है 5 मार्च 1931, यानी मूवमेंट चलते चलते 1 साल हो गया। बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, बहुत सारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के ये गांधी इरविन पैक्ट जो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ, जो वायसराय था, उसके साथ साइन किया 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया, 5 मार्च 1930 को। किसके साथ, ये तो पता ही है, लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ, तो इसीलिए इसका नाम गांधी इरविन पैक्ट रखा गया है। अब इस पैक्ट में था क्या, इस समझौते में ये तय हुआ, 2 बातें थी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में। यहाँ पर 2 शर्तें, 2 बातें तय हुई इस समझौते में। क्या, वो ये तय हुई कि गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी वुड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कि गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन जाएंगे, और बदले में गांधी जी ने क्या मांगा, क्या, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिलीज द प्रिजनर्स। यानी जो लोग 1 लाख लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बड़े, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश पुलिस उनको छोड़ेगी, और बदले में गांधी जी लंदन जाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये 2 ही चीज़ें थी। इसकी बाकी की बातें कहाँ पर होनी थी, इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होनी थी। गांधी जी ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो भी कैदी हैं, जो इस समय 1 लाख लोगों को आपने जेल में रखा है, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को आप छोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, और बदले में गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी वहाँ पर चले जाएंगे, कहाँ, लंदन जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आगे की बातचीत करने। वो जो डिमांड्स की थी, उन डिमांड्स के विषय में और बाकी सारी चीज़ों के, कि आगे कोई मूवमेंट होना नहीं होना है, इन सारी चीज़ों का भरोसा दिलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाएंगे। ये तय हुआ लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट में। गांधी जी ने यहाँ सारे प्रिजनर को रिलीज़ करने की बात नहीं कही थी, और होनी भी नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने भी नहीं वाली थी। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन सभी प्रिजनर्स को छोड़ देगी जिन्होंने किसी भी ब्रिटिश पुलिसमैन का मर्डर या उस दौरान मारा उनको नहीं है। मैंने बताया ना, पुलिस पोस्ट पर अटैक किया था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया था, उस दिन बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो जिन लोगों ने किसी को मारा नहीं है, उन सभी प्रिजनर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो छोड़ देगी, रिलीज़ कर देगी, और बदले में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करने जाएंगे आगे की बातचीत करने के लिए। तो ये गांधी जी यहाँ पर ये लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट के नाम से ये समझौता फिलहाल हुआ। अब गांधी जी से कहा गया कि पहले आप जाओ तब हम छोड़ेंगे। गांधी जी से क्या कहा गया कि पहले आप हमारी बात मानिए, आप पहले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए, बातचीत कीजिए, देखिए वहाँ क्या बात बनती है, उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। ठीक, तो गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चले गए। कुछ टाइम के ये जो प्रिजनर्स थे, इसमें से ज़्यादातर प्रिजनर्स उनके जाते जाते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग उस समय तक रिलीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिए थे। और गांधी जी अब कहाँ पहुँच गए? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने उसको बॉयकॉट कर दिया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, ठीक है, कहाँ होनी थी? लंदन में, और दिसंबर 1931 में। कब? दिसंबर 1931 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? लंदन में। कब हुआ? दिसंबर 1931 में। गांधी जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए, लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी की अपनी डिमांड्स थी, जैसे कि लेटर में थी, आपको पता ही है उस लेटर में कि हाई रेवेन्यू वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर के जो डिमांड्स थी वो, या प्लांटेशन वर्कर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो वो डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही मानने वाली नहीं थी, तो वो मानी नहीं। गांधी जी की कोई भी डिमांड वहाँ पर मानी नहीं गई, कोई बात सुनी नहीं गई। तो गांधी जी कुल मिलाकर के वहाँ से डिसअपॉइंट होकर लौट आए, यानी उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का, वहाँ ब्रिटिशर्स से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांधी जी की कोई भी बात, जो डिमांड्स थी, वो कोई भी डिमांड नहीं मानी। गांधी जी लौट करके इंडिया वापस आ गए। एक तो डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए, मूवमेंट भी तब तक बंद करा चुकी थी, क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि इस मूवमेंट को अभी रोक दो, पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ, वहाँ बातचीत करके आओ, तब तक हम आपके जो प्रिजनर हैं इनको रिलीज़ कर देते हैं। उस समय गांधी जो प्रिजनर थे उनमें से कुछ लीडर्स को रिलीज़ कर दिया। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ बातचीत में बिजी थे। लेकिन जब लौट करके आए तो गांधी जी क्या देखते हैं? जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बिना किसी रिजल्ट के वापस आए, क्योंकि कोई भी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई नेगोशिएशन, कोई समझौता हो नहीं पाया, कोई डिमांड नहीं मानी। लेकिन जब गांधी जी वापस आए, ही डिस्कवर्ड दैट, तो उन्होंने पाया कि क्या, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी चालाक थी। गांधी जी को वहाँ भेजा, मूवमेंट भी बंद करा दिया, और इतने बीच में क्या किया कि अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर अरेस्टेड। इनको दोबारा से उठा के जेल में डाल दिया। दोनों के दोनों जो मेन, जो टॉप लीडर थे, जो उस समय इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल में कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कोई बात माननी नहीं थी। उन्होंने पहले से सोच रखा था, केवल टाइम वेस्ट करना था, मूवमेंट को कुछ टाइम के लिए रोकना था। उनको पता था गांधी जी वापस जाएंगे, दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ही उन्होंने गांधी जी के पीछे अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, जो टॉप लीडर थे, जो इस मूवमेंट को लीड करते थे गांधी जी के साथ, उनको पहले ही जेल में डलवा दिया। गांधी जी वापस आए तो देखा कि दोनों के दोनों लीडर जेल में बंद हैं। और साथ में एक और काम किया, क्या? कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इलीगल डिक्लेयर, यहाँ पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही यहाँ पर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया। तो गांधी जी जब आए लौट करके, तो उन्होंने पाया कि अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में पहुँच चुके हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों को उठा के जेल में डाल चुकी है। और क्या किया? कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल घोषित कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, यानी गैर कानूनी। यानी कि जो कांग्रेस है वो अब अपने काम नहीं कर सकती थी, एक पार्टी के रूप में जो भी काम अब तक करती थी वो अब नहीं कर सकती। अगर करेगी तो पूरी पार्टी के जो भी लीडर है उन सभी को जेल में डाला जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा से इस मूवमेंट को रोकने के लिए पहले ही, गांधी जी के वापस आने से पहले ही सारी तैयारी कर दी। यानी अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाला, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और साथ में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। किस पर?
सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर imposed on public meetings and demonstrations। सारी तैयारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही करके रख दी। गांधी जी जब तक लौटे लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तब तक यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब तैयारी कर दी। लीडर्स सब उठा के जेल में डाल दिए और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और साथ में प्रतिबंध लगा दिया और बहुत ही तगड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए किस चीज़ पर, इम्पोज्ड ऑन पब्लिक मीटिंग, के कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, यानी चाहे पीसफुल हो, चाहे वायलेंट हो, चाहे रैली हो, चाहे फेस्टिवल की हो, किसी भी चीज़ की हो, कोई भी पब्लिक मीटिंग यानी कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी। अगर लोग ऐसा करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी कुछ भी हो सकता है। लोगों में डर ऑलरेडी सेट कर दिया गया रूल बना करके। और डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, यानी सारी चीज़ों पे प्रतिबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिए। गांधी जी जब लौटे तो ये हाल देखा तो गांधी जी ने क्या किया, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया, यानी गांधी जी री-लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी दिसंबर 31 में जब वापस लौट करके आए और फिर से रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये सारा हाल देख के उन्होंने दोबारा रीलॉन्च कर दिया, फिर से अपील की लोगों से रीलॉन्च करने की। तो मूवमेंट रीलॉन्च तो हुआ, मूवमेंट दोबारा से शुरू तो हुआ। ये 1 साल तक जैसे तैसे चला और उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। ठीक है, ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। लगभग 1 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा, बाद में ये मूवमेंट धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो गया, लोग इससे अलग होते चले गए और धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरी तरह फिनिश हो गया। अब जो मूवमेंट पहले इतना बढ़िया चला, रिप्रेशन हुआ, गांधी जी ने बंद किया, फिर रीलॉन्च किया और फिर ये मूवमेंट 1 साल तक चला, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी स्पीड, अपना मोमेंटम खो दिया, लोग इससे धीरे धीरे अलग हटते चले गए। आखिर क्या कारण था कि लोग इस मूवमेंट से पहले जुड़े और बाद में अलग हो गए? दूसरी चीज़, किन किन लोगों ने, सोसाइटी के किन किन सेक्शंस ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो क्यों किया, और बाद में अगर इसको छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया? ऐसे बहुत से सवाल अभी भी हमारे सामने खड़े हुए हैं जिनके आंसर्स हमको देखने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इस मूवमेंट में भी नॉन कोऑपरेशन की तरह क्या वही स्थिति थी कि स्वराज का जो नोशन था वो इस मूवमेंट में भी जो लोग शामिल हुए थे वो अपने अलग अलग पर्पज़ की वजह से शामिल हुए थे? क्या वही स्टोरी थी? अगर ऐसा था और बाद में लोगों ने क्यों छोड़ा इस मूवमेंट को, किस किस सेक्शन का क्या क्या रोल था, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए और अभी जो पढ़ाया इसको पढ़ें, अच्छे से समझें। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको, 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डीपली बुक को पढ़ना होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो किसी ईयर को लेके, किसी डेट को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर्स ज़रूर दिए जाएंगे।